तो मेयर का सूत्र बताना है ना। तो उसको हम फिर से बता रहे हैं, ठीक। हाँ, कट कर दिए थे। देखो यहाँ पे हमें मेयर का सूत्र क्या कहता है, Cp माइनस CV इक्वल टू आर। Cp माइनस CV इक्वल टू आर होता है, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये क्या है, मेयर का सूत्र। तो आर होता है गैस नियतांक, ठीक ना। आर क्या है, गैस नियतांक। और Cp जो है कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। और Cv जो है कांस्टेंट आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है किसी गैस की। और यहाँ पे Cp माइनस CV इक्वल टू होता है आर, ठीक है ना। Cp माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे Cp जो आता है, परिभाषा आप लोग बताया याद है ना, Cp और CV की, ठीक है ना। एक मोल के स्थिर आयतन पर अगर हम Cp की परिभाषा बनाएं तो एक मोल पर स्थिर आयतन पर किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर दाब पर उस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसी तरह आपकी Cv की भी परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cp और Cv का फार्मूला होता है, Cp इक्वल टू होता है dq माइनस dt। Cp इक्वल टू होता है dq माइनस dt, dq अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv इक्वल टू होता है dq अपान dt और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है इसमें, इस फार्मूले को निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो Cp माइनस CV इक्वल टू क्या प्रूव करना है, R प्रूव करना है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि dq इक्वल टू होता है du प्लस dw या pdv, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या वृद्धि du और किया गया कार्य dw है। समझ में आ गई बात ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि dq इक्वल टू du प्लस pdv लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं Cp इक्वल टू क्या दिया है, Cp इक्वल टू है dq अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा, dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, du प्लस pdv। तो क्या लिख सकते हैं, du प्लस pdv लिख सकते हैं। और अपान क्या लिख सकते हैं, dt और किसके, और कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। अब इसको अलग अलग लिख रहे हैं हम, तो हो जाएगा du अपान, अरे ये कैपिटल रहेगा ना, ठीक है ना, du अपान dt और प्लस pdv अपान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। समझ में आ गई बात ना। अब ये कांस्टेंट प्रेशर अलग अलग के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Cp इक्वल टू हो जाएगा du अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर और प्लस pdv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे देखो ये p जो है, ये dv और dt ये परिवर्तनशील है और p तो कांस्टेंट है, इसलिए p को हम बाहर रख दे रहे हैं, ठीक है ना। p को हम बाहर, परिवर्तनशील कौन है, dv और dt, तो इसी को हम कांस्टेंट प्रेशर पर रखेंगे। और तो p तो पहले से, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा du अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस pdv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। यानी Cp इक्वल टू हमें क्या मिल गया, du अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस pdv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया यहाँ पे।
हो गया? यस सर। बहुत अच्छी बात है, तब हो गया कंप्लीट। मिटा दे इसको। यस सर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सी पी इक्वल टू क्या मिल गया है, हाँ सी पी इक्वल टू मिल गया है डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डी डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसी तरह हम सी वी इक्वल टू निकालने जा रहे हैं, तो सी वी इक्वल टू हो जाएगा, क्या दिया है, डी क्यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाला जो आपके समीकरण नंबर 1 जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था, वहाँ डी क्यू की जगह पे यही रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू अपान डी टी, सॉरी हाँ, तो डी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम, डी यू प्लस पी डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डी यू अलग अलग लिख दें, डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी, और यहाँ पे डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे सी वी, तो इसको भी बाहर बाहर नहीं रहने दे रहे हैं। अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्या है यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होगा। और डी यू क्या इंडिकेट करता है, परिवर्तन। डी यू क्या बताता है, परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यानी डी यू डी वी क्या है, डी वी क्या है, 0 हो जाएगा। यानी डी वी क्या प्रदर्शित कर रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन। डी वी क्या प्रदर्शित कर रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन प्रदर्शित कर रहा है। और क्योंकि वॉल्यूम पहले से ही कांस्टेंट है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए डी वी क्या हो जाएगा, 0। डी वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम स्थिर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्थिर आयतन पर क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर डी वी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसको हम समीकरण में रख रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, सी वी इक्वल टू डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी इंटू क्या हो जाएगा, 0 अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा ये, यानी कि सी वी इक्वल टू क्या आ गया आपका, डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब ये समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 लिख लो इसको भी। हो गया? नीचे रिहर्सल चल रहा है क्या? हो गया सर। चलो यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 3 मिले हैं ना? यस सर। तो समीकरण 2 क्या था बताओ आप लोग, सी पी इक्वल टू क्या था, डी यू अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी
dV अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और समीकरण नंबर 2 था। और CV इक्वल टू क्या मिला आपको, du अपान dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, CP माइनस CV निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, CP माइनस CV हो जाएगा ना। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, CP है, और समीकरण 3 क्या है, CV। तो हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू du अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P dV अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस du अपान dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गई बात ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम बताए थे कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो सिर्फ किस पर निर्भर करती है, उसके ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। समझ में आ रही बात ना। तो किसी भी आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके ताप पर निर्भर करती है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है, प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका du अपान dt और इधर माइनस du अपान dt आज कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इधर क्या है, प्रेशर है। समझ में आ रही बात ना। तो इस पर तो ये निर्भर ही नहीं कर रही है। निर्भर किस पर करती है, सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ताप पर। यानी ताप बदलेगा तभी उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे दाब बदले चाहे आयतन बदले, उससे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब यही होगा कि जो आपके प्रेशर चाहे कांस्टेंट रहे, चाहे घटता बढ़ता रहे, चाहे वॉल्यूम घटता बढ़ता रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी कि आपका प्रेशर कांस्टेंट रहे या वैरी करे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे या वैरी करे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। इसलिए du अपान dt और एट कांस्टेंट प्रेशर और du अपान dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे, समझ में आया ना। क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। इसलिए अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों देखो, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिख रहा पहले आप अच्छा लिखे ही हो। अब लिखो, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, अभी उसके लिखने बाद अभी इसको लिखना है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जाएं समान रहेंगी। स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जाएं समान रहेंगी। हो गया। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या रहेगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी। बराबर है और यहाँ माइनस एक प्लस है तो दोनों कट जाएंगे। अब इस दोनों को लिखो। हो गया। यस सर। अब देखो यहाँ पे
हमें क्या मिल गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर मिल गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको जो चार्ल्स और बायल का नियम बता रहे थे, तो चार्ल्स और बायल के नियम को मिलाने के बाद एक फार्मूला बनता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है ना, एक फार्मूला बनता है यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये है आपके आदर्श गैस के लिए, लिखवाए नहीं होंगे हम, ठीक है ना। तो आदर्श गैस के लिए होता है पी वी इज इक्वल टू होता है आर टी। पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम और आर गैस नियतांक है और टी क्या है, ताप, परम ताप है। समझ में आई बात ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें निकालना है, इसको हटाना है, यहाँ पे सी पी माइनस सी वी आ गया है और यहाँ पे फिर ये कैपिटल रहेगा। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू हमें प्रूव क्या करना है, आर प्रूव करना है। लेकिन अभी हमें क्या मिला है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू पी डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर मिला है। ठीक है, तो इसको अब देखो हम क्या करें आगे। तो पी वी इक्वल टू होता है आर टी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डी वी अपान डी टी। क्या है, डी वी अपान डी टी। डी वी अपान डी टी का मतलब क्या है कि वी का अवकलन, ठीक है ना, वी का अवकलन टी के सापेक्ष, ठीक है ना, यानी आयतन का अवकलन ताप के सापेक्ष। कौन कौन है, कोई नहीं है। चलो यही वाला बता के फिर स्टॉप कर देंगे। देखो यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या मिला है, आर टी। पी वी इक्वल टू आर टी मिल गया। हम क्या कर रहे हैं कि डी वी अपान डी टी का मतलब होता है कि वी का अवकलन टी के सापेक्ष, वी का अवकलन टी के सापेक्ष। अब यहाँ पे क्या है, वी का अवकलन टी के सापेक्ष एट कांस्टेंट प्रेशर। यही इसको पढ़ेंगे ना कि वॉल्यूम का अवकलन परम ताप के सापेक्ष और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे भी देखो वही हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर परम या परम ताप के सापेक्ष, परम ताप के सापेक्ष किसका अवकलन, आयतन का अवकलन करने पर, आयतन का अवकलन करने पर, आयतन का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो हो जाएगा P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर ये इसका ये जिसके सापेक्ष लेते हैं वो नीचे जाता है, ठीक है ना, और जिसका लेते हो ऊपर आता है। तो डी अपान डी टी, और किसका ले रहे हैं हम, आयतन का, वी का ले रहे हैं। इससे पी से हमें मतलब नहीं है। और एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे एक साइड अवकलन हम कर दिए और दूसरे साइड भी अवकलन हम करेंगे। तो दूसरे साइड ये आर क्या है, कांस्टेंट है, तो आर से हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी जैसे एक साइड अगर ताप के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी ताप के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आर हो गया और यहाँ पे किसका होगा, टी का होगा, किसका होगा, टी का होगा, यानी डी अपान डी टी ऑफ टी। और अगर हम किसी का अवकलन उसी के सापेक्ष करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। किसी का अवकलन हम करें उसी के सापेक्ष तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जैसे आप फार्मूला बताए थे यहाँ पे एक बार, यक्स की पावर n डी अपान डी यक्स आप यक्स पावर n होता है n यक्स की पावर n माइनस 1। यही फार्मूला हम बताए थे, n यक्स पावर n माइनस 1, यही बताए थे हम। और अगर समाकलन करते हैं तो क्या होता है, प्लस n प्लस 1 अपान
पावर n+1 अपान n+1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे इसमें फार्मूला रखना चाहें t का अवकलन निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 1, और x की जगह पे क्या है t है, x की जगह पे क्या है t है, और 1 n की जगह पे क्या है 1 और -1, यही आ गया, यानी 1 × t की पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 वैल्यू कितना था 1। तो हम इतना डायरेक्ट याद रख लेते हैं कि किसी भी चर राशि का अवकलन उसी के सापेक्ष करने पर उसका वैल्यू 1 आता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे p dv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू r इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी r हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि p dv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर कितना आ गया r आ गया। और अभी हम फार्मूला जो निकाले थे Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या निकला था P dv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी कितने 3 समीकरण हुए थे ना, तो इसको हम 4 मान ले रहे हैं और इसको 5 मान ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर ये पहले निकला था ना, तो इसीलिए हम इसको 4 मान रहे, ठीक है ना। ये तो पहले हम निकाल दिए थे, आप लोग नहीं लिखोगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 और 5 से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 4 और 5 से। तो क्या हो जाएगा देखो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा P dv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और P dv अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर ही क्या है R है, यही क्या है R है, यानी इसके जगह हम R लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या आ जाएगा R, और यही क्या है मेयर का सूत्र है। थोड़ा ये अवकलन वाले थोड़ा सा ध्यान देना लोग, आप लोग समझ में आ जाएगा। हो गया, तो आगे चलाएं कि रहने दें, चलाए। चलो, हम उस दिन डिग्री के बारे में बताए थे ना, तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी कण कितनी प्रकार से गति कर सकता है, वही उसकी क्या होती है डिग्री होती है, बताए थे ना। कोई भी कण कितनी हाँ स्वतंत्र कोटि वही होती है डिग्री, वही होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। स्वतंत्र की कोटियाँ वो हिंदी है, ठीक है ना। स्वतंत्र की कोटियाँ कितने प्रकार की होती है आपकी, जैसे हम बताए थे कोई भी कण कितनी प्रकार से गति कर सकता है, वही उसकी क्या स्वतंत्र कोटि या डिग्री उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री जैसे मान लो कि अगर एक कोई कीड़ा है कोई, और वो किसी तार पर बैठा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो वो किस दिशा में जा सकता है, आपका लेफ्ट से राइट जा सकता है क्या, सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है, सीधा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं आपका, अब जैसे ये तार है कोई, ठीक है। अब इस तार पर कोई कीड़ा बैठा हुआ है, अगर ये आगे जाएगा भी तो एक सीधी रेखा में जाएगा ना, तो इसकी डिग्री स्वतंत्र की कोटियाँ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, खड़ी हो हाँ। मेयर का सूत्र बताओ, तुम तीनों खड़ी हो, सब खड़ी हो, तुम भी पढ़ती हो ना, तुम भी नहीं, ये खड़ी हो। मेयर का सूत्र बताओ,
बताओ। जाओ बाहर बात करो, जाओ निकलो जल्दी करो। तुमको भी देख रहे, झूठ तो बोलना मत तुम, ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा है, चलो निकलो, जाओ बेंच निकाल के ले जाओ, बैठो वहाँ पे, जाओ जाओ बेंच ले लो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो चीज़ बताएं वो क्यों नहीं समझ में आई है? बात नहीं कर रही थी ना तुम, बताओ। तो बोल रहे ना बात नहीं कर रहे थे हम। अभी मेयर का सूत्र लिखा है, अभी बताओ क्या होता है? सीपी क्या है बताओ? तुम तो बात नहीं कर रही थी ना, बताओ क्यों नहीं याद? अभी तो जस्ट बताइए, अभी नहीं, कल की बात पूछ रहे हैं हम। सर सुनाई नहीं दे रहा तुमको ना? खड़ी रहो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं। यस सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बताए थे कि कोई भी कण है या कीड़ा कुछ भी है, वो कितनी दिशाओं में या कितने प्रकार की गति कर सकता है, वही उसकी क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे स्वतंत्रता, फ्रीडम मतलब क्या था? स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कण जो है, अगर हम कोई तार पर बैठा कोई कीड़ा समझे के बारे में विचार करें, तो वो कैसे जा सकता है? सीधी रेखा में जा सकता है, लेफ्ट राइट तो वो जा नहीं सकता। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वो एक ही दिशा में जा सकता है, समझ में आई बात ना? तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 हो जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पर कोई मैदान है और उस मैदान में कोई खेल रहा है या दौड़ रहा है, तो वो जो है या तो सीधा जा सकता है, लेफ्ट राइट जा सकता है, 2 दिशाओं में जा सकता है, यानी कि लंबाई के प्रति जा सकता है, फिर चौड़ाई में जा सकता है। और यहाँ पे जो कीड़ा जा रहा था वो सिर्फ लंबाई में जा सकता है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी। और अगर कोई मैदान है और उस मैदान में कोई बच्चा खेल रहा है, तो वह तो लंबाई में दौड़ सकता है, चौड़ाई में दौड़ सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? अब कोई मच्छर आ गया अगर, ठीक ना, जो कान के पास आकर के भनभनाता है, अगर वो आ गया तो वो जो है ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट राइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वो घूम सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? तो हम सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? अगर हम धरती पर चल रहे हैं तो 2 होती है, लेकिन मच्छर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, इसलिए वो हम लोगों को ज़्यादा परेशान कर लेता है, ठीक है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। अब यहाँ पे उसके बाद अभी गैस का भी बताएंगे, तो अभी अब 3 समझ लो कि अगर कोई सीधी रेखा में जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 हो जाएगी। और लंबाई और चौड़ाई यानी धरातल पर घूम रहा है तो 2, और अगर स्पेस में कोई कण घूम रहा है तो वो 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो इसका लिख लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम के उदाहरण, या क्या कहते हैं इसको, स्वतंत्रता की कोटि के उदाहरण, स्वतंत्र कोटियों के उदाहरण लिख लेना। हो गया? यस सर। तो पहला नंबर लिखना, एक तार पर रेंगता हुआ कीड़ा, एक तार पर रेंगता हुआ कीड़ा केवल तार की लंबाई के अनुदिश गति कर सकता है, केवल तार की लंबाई के अनुदिश गति कर सकता है।
अतः इसकी स्वतंत्र कोटि 1 होगी। अतः इसकी स्वतंत्र कोटि 1 होगी। हो गया। यस सर। दूसरा नंबर डालना, एक मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी, एक मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी मैदान की लंबाई के अथवा मैदान की चौड़ाई के अनुदिश 2 प्रकार की स्वतंत्र गतियां कर सकता है। अतः स्वतंत्र कोटियों की संख्या 2 होगी। हो गया। यस सर। तीसरा नंबर, किसी कमरे में उड़ते हुए मच्छर की 3 स्वतंत्र कोटियां होती हैं। ठीक। यस सर। बस 3 ही तक हो सकता है? नहीं, अभी आ रहा, गैसों के चल रहे हैं ना। तो अगर सरल रेखा में चले तो 1, और अगर जो है लंबाई और चौड़ाई में दोनों में चले तो 2, और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में चले तो 3। एग्जाम्पल मालूम है? सरल रेखा में चलता हुआ कीड़ा क्या है? अरे तार पर सरल रेखा में चलता हुआ कीड़ा की कोटि कितनी है? 1 है। और मैदान में खेलते खिलाड़ी की कोटि कितनी है? 2 है। और कान में भनभनाते मच्छर की कोटि कितनी है? 3 है। समझ में आ गई बात ना? हाँ, तो ये हो गई आपके 3 हो गई। अब हेडिंग डालोगे आप लोग, गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटियां। हाँ, गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटियां। ठीक। अब देखो यहाँ पे जो गैस होती हैं, गैस आपके 1 परमाणु के हो सकते हैं, 2 परमाणु के हो सकते हैं, बहु परमाणु के हो सकते हैं, यानी 2 से अधिक के भी हो सकते हैं गैसें। जैसे हो गई हीलियम, हीलियम गैस है। हीलियम में कितने परमाणु होते हैं? अच्छा, हीलियम 1 परमाणु गैस है, ठीक है ना। हीलियम 1 परमाणु का गैस है। और उसके बाद जो है अगर आपकी आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। अब मान लो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आ गई, तो ये क्या हो गई? 3 परमाणु हो गई ना। 3 परमाणु गैस हो गई, ये 2 परमाणु की, ये 1 परमाणु। तो यहाँ पे देखो, जो आपके 1 परमाणु गैसें होती हैं, कितने परमाणु की? 1 परमाणु की गैस होती हैं, उसके स्वतंत्र की कोटियाँ या तो ऊपर जा सकता है, या मतलब ऊपर लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में 3 प्रकार की वो गति कर सकता है। कि कौन वाली? 1 परमाणु वाली। एकल परमाणु की जो गैसें होती हैं उसमें वो या तो लंबाई में जा सकता है, चौड़ाई में, या फिर ऊंचाई में। यानी कि 1 परमाणु के गैस की स्वतंत्र कोटि कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे आते हैं द्वि परमाणु के बारे में। तो द्वि परमाणु जो होता है, यहाँ पे जैसे अगर ये 2 परमाणु है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड सही से मिला रहता ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि 2 ऐसे एक साथ रहते हैं, ये किसी बॉन्ड द्वारा मिले रहते हैं। अब यहाँ पे जो 2 परमाणु गैस है, यहाँ पे 3 प्रकार की गति कर सकता है, यानी लंबाई में, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में। और ये 2 प्रकार की घूर्णन गति कर सकता है। घूर्णन गति क्या होती है? कि किसी अक्ष के सापेक्ष यदि कोई वस्तु या कोई पिंड जो है गति करे, इस प्रकार गति करे
कि जिसका प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। फिर समझो, जैसे मान लो कि ये एक कोई पिंड है, कोई कण है, ठीक है ना, कोई पिंड है ये, और इसकी ये अक्ष हो गई, समझ आई बात ना, ये कोई पिंड है और ये इसकी अक्ष हो गई। तो कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष इस प्रकार गति करे कि इसका प्रत्येक कण, ये कणों से मिलकर बना है, इसका प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर घूमे तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। यानी कि किसी पिंड का यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे, यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि वो एक अक्ष पर घूमे, यानी कि किसी अक्ष पर घूमता हो कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसका प्रत्येक कण एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाए तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आई बात? तो किसी अक्ष के सापेक्ष घूमता हुआ कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि जिसका प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर घूमे तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ये घूम रहा है तो अगर यहाँ पे ये कोई कण है तो ये अगर इसको देखें ध्यान से तो ये वृत्ताकार पथ बना रहा है। समझ में आई बात ना? तो यानी इसका प्रत्येक कण कैसा हो? वृत्ताकार पथ पर घूमे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे द्वि परमाणु है तो मान लो एक बार यहाँ पे इसका अक्ष बन जा रहा है और इसके सापेक्ष घूम जा रहा है, एक बार यहाँ पे इसका अक्ष बन रहा है, इसके सापेक्ष घूम जा रहा है, तो घूर्णन की गति इसकी दो प्रकार की हो सकती है। ठीक ना? घूर्णन की गति कितनी प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। और तीन वाली तो पहले से ही रहेगी, यानी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, ये तो घूमेगी। और दो प्रकार की क्या रहेगी? घूर्णन गति रहेगी। तो दो प्रकार की घूर्णन और तीन वो कितने हो गए? 5। यानी कि द्वि परमाणु की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है? 5 होती है। स्वतंत्र कोटि कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 परमाणु को बहुपरमाणु कहते हैं। अब यहाँ पे जो 3 परमाणु हैं तो 3 तो पहले से रहेगा ही, ठीक है ना, 3 तो पहले से ही रहेगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। और 3 प्रकार की यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? घूर्णन गति। 3 प्रकार की कौन सी आ जाएगी? घूर्णन गति हो जाएगी। यानी कि अब इसकी कितनी कोटि हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ में आ गई बात ना? तो स्वतंत्र कोटि कितनी हो गई इसकी? 6 हो गई। अगर एक परमाणु है कितनी होगी? 3। द्वि परमाणु है तो 5 और 3 बहुपरमाणु है तो 6। समझ में आ गई बात ना? तो अगर कोई, अब आप लोग बताओ, कोई कीड़ा सरल रेखा में चले तो 1, और कोई मैदान में खेलता हुआ कोई लड़का है उसकी स्वतंत्र कोटि 2 हो जाएगी, और भनभनाता हुआ मच्छर 3 हो जाएगी। एक परमाणु गैस की क्या हो जाएगी? 3। द्वि परमाणु गैस की 5, बहुपरमाणु की 6। समझ में आ गई बात ना? सभी याद रहेंगे? एक बार फिर से चलो। सरल रेखा में घूमता कोई कीड़ा 1, और मैदान में खेलता कोई लड़का 2, और उसके बाद जो है भनभनाता हुआ मच्छर 3, और एक परमाणु गैस का 3, 2 कौन बोला? एक परमाणु गैस का 3, द्वि परमाणु गैस का, और बहुपरमाणु का 6। तो द्वि परमाणु गैस में 2 कौन सी होती है? घूर्णन की होती है, और 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की होती है। समझ में आई बात ना? और बहुपरमाणु में 3 जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की हो गई, और 3 घूर्णन वाली हो गई। समझ में आ गई बात ना? इसको भूलना मत, इसको हम पेपर में देंगे, ठीक है? तो चलो, तो आगे की अब कल बताएंगे। इसको लिखवाना भी है, लिखवा देंगे।